तो कंप्यूटर अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। इस समय जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो आपके यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जो 11 निबंध लगे हुए हैं, उन निबंधों में से 5 निबंध का संक्षिप्त विवरण कल आप लोगों को कराया गया है। शेष जो 6 निबंध हैं उनका संक्षिप्त विवरण आज इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले आपके पाठ्यक्रम में जो 14 नाटक लगे हुए हैं, जो कहानियाँ लगी हुई हैं, जो उपन्यास लगे हुए हैं, उन सब का संक्षिप्त विवरण कराया जा चुका है, जिससे कि आप लोगों का रिवीजन हो सके। जिस वीडियो से आप देख रहे हैं कि यह संक्षिप्त विवरण का PDF है, वीडियो बनाया जा रहा है। अगर यह PDF आपको चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए और आपको संक्षिप्त विवरण का PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिससे कि आपका रिवीजन हो सके। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पाठ्यक्रम में जो अन्य विधाएं लगी हुई हैं, जैसे जीवनी है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, ये जो 14 रचनाएं लगी हुई हैं अन्य विधा वाली, उन पर भी 7-7 करके, यानी भाग 1 में 7 और भाग 2 में 7 करके 2 भाग में वो भी उसका भी संक्षिप्त विवरण उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो उस वीडियो को जो पब्लिश करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये निबंध है, जो कि कल्पलता निबंध संग्रह में संकलित है। कल्पलता जो निबंध संग्रह है, इसमें कुल निबंधों की संख्या 20 है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है जब कि यह निबंध किसका है, तो लोग कहते हैं हमारे तो पाठ्यक्रम में नहीं है, कहाँ से और कैसे पूछ लिया गया। जैसे अगर आपसे पूछ लिया गया कि मनुष्य की सर्वोत्तमकृत साहित्य, ये किसका निबंध है, या पूछ लिया गया साहित्यिक संस्थाएं क्या कर सकती हैं, किसका निबंध है, तो आप कहेंगे ये तो पाठ्यक्रम में नहीं है, बहुत डीप प्रश्न पूछ लिया गया। डीप नहीं पूछा जाता, सिर्फ आपके समझने में फेर है। समझने में फेर क्या है? फिर यह है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जिसे उदाहरण के रूप में देखें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो ये निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कल्पलता निबंध संग्रह में संकलित है। तो इसमें जो 20 निबंध और संकलित हैं वह कौन कौन से हैं, उन पर आपका ध्यान होना चाहिए, और प्रश्न वहीं से पूछा जाता है। जैसे कहानी जो आपके पाठ्यक्रम में लगी, किस कहानी संग्रह में संकलित है, जिस कहानी संग्रह में संकलित है उसमें और कौन कौन सी कहानियाँ हैं, कितनी कहानियाँ हैं, इन पर आपका ध्यान होना चाहिए, और अक्सर वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कल्पलता में आप जरूर ध्यान दें कि जो 20 निबंध हैं वो कौन कौन से हैं। पूरा विस्तृत जो वीडियो लेक्चर होता है हमारे यहाँ, जो पेड बैचेज होते हैं, उसमें एक एक चीज़ संक्षिप्त विस्तृत में बताया जाता है। यहाँ तो संक्षिप्त विवरण आप देख रहे हैं, सारी चीज़ें बता पाना संभव नहीं इतने कम समय में, लेकिन चलिए एक बार सुन लीजिए। कल्पलता में जो 20 निबंध हैं उसमें है पहला निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो आपके पाठ्यक्रम में है। दूसरा है आम फिर बौर आ गए, फिर है शिरीष के फूल, भगवान महाकाल का कुष्ठ नृत्य, ठाकुर जी की बटोर, संस्कृतियों का संगम, केतु दर्शन, ये सब जो निबंध हैं। आंतरिक शुचिता भी आवश्यक है, समस्याओं का सबसे बड़ा हल, साहित्य का नया कदम। तो ये सब निबंध कल्पलता में संकलित हैं, इन्हें आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी के और भी पूछे जाने वाले जो निबंध हैं वह है भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या, साहित्य की संप्रेषणीयता, ज्योतिर्विद आर्यभट्ट, परंपरा और आधुनिकता, शव साधना, वर्षा धनपति से घनश्याम तक। तो ये सब निबंध आपको ध्यान रखने हैं। इस निबंध में नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें संक्षिप्त विवरण में आइए देखते हैं कि इसमें प्राचीनता और नवीनता का समन्वय मिलता है। इसमें मानवतावादी स्वर प्रमुख है, यह विचार प्रधान व्यक्तिनिष्ठ निबंध है। नाखून क्यों बढ़ता है, लेखक से कौन पूछता है, तो लेखक की छोटी लड़की, ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपनी छोटी लड़की के यह पूछने पर कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, आचार्य जी मनुष्य के आदिम काल से लेकर, यानी जब मनुष्य आदिमानव था वहाँ से लेकर, आदिम काल से लेकर वर्तमान में अब तक के जीवन पर दृष्टिपात करते हैं, और निष्कर्षतः वह कहते हैं
कि नाखून का बढ़ना किसका प्रतीक है? पशुता का प्रतीक है, और उनका काटना मनुष्यता की निशानी है। ये बहुत ही आपको की पॉइंट बताया जा रहा है पूरे निबंध का। पूरा निबंध पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी अगर अच्छे से आपने समझ लिया तो। प्रश्न यहीं से ही मिल जाएंगे आपको। नाखून क्यों बढ़ते हैं? कौन पूछ रहा है? छोटी लड़की पूछ रही है। नाखून का बढ़ना किसका प्रतीक है? पशुता का प्रतीक है। नाखून का काटना किसकी निशानी है? तो मनुष्यता की निशानी है। ये अस्त्र शस्त्रों का, अणु परमाणु बमों का बनना भी पशुता की ही प्रवृत्ति है। नाखून का बढ़ना और बार बार काटने से तात्पर्य है कि अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है, और आदमी है जो सदैव उससे लोहा लेने को कमर कसे हुए है। मनुष्य को सुख, भौतिक सुख समृद्धि से नहीं, किससे मिलेगा? अस्त्रों शस्त्रों की बाढ़ से नहीं मिलेगा, बल्कि सच्चा सुख मिलता है प्रेम से, आत्मदान से। यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। कौन? उसने, किसने? आदिम मानव ने। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र, जो किससे बना था? दधीचि मुनि की हड्डियों से बना था। कहाँ कहाँ पर प्रश्न बन सकते हैं वो आपको अंडरलाइन करते हुए हम साथ में बताते चल रहे हैं। साथ में एक चीज़ और आपको बता दें, कल से ही हमारे यहाँ बैच प्रारंभ हो गया है यूपीएचएससी हायर के लिए। उपन्यास इकाई से प्रारंभ हो गया है, जिसमें उपन्यास का विकास चल रहा है। कल जो हुआ है वो प्रेमचंद पूर्व युगीन उपन्यास हुआ है, प्रेमचंद युगीन उपन्यास हुआ है। आज प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यास पर 2 लेक्चर लोगों को मिलेगा। फिर उसी पर आधारित रात में लाइव कक्षा होगी। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इससे पहले, उपन्यास से पहले कितना हो गया है, कितना आपका छूट गया है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जहाँ से जुड़ेंगे, हमारे यहाँ साइक्लिक बैच चलता है, जब यहाँ पर पहुँचेंगे फिर आपका पूरा हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और, आज एडमिशन लेने पर फीस में विशेष छूट दी गई है। तो अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। यूजीसी नेट के लिए जो 30 सितंबर को आपकी परीक्षा है, उसके बाद जो नया बैच प्रारंभ होगा दूसरे दिन, उसके लिए भी लगातार एडमिशन जारी है, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मनुष्य की सहज वृत्तियाँ कितनी हैं, यह भी इस निबंध में बताया गया है, और इन सहज वृत्तियों को क्रम से आप ध्यान रखना। नाखून का बढ़ना पहली वृत्ति बताई गई, केस यानी बाल का बढ़ना दूसरी वृत्ति है, दांत का दोबारा उठना तीसरी वृत्ति है, और पलकों का गिरना चौथी वृत्ति है। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधिनी है। पुराने आदर्शों का मोह हर जगह अच्छा नहीं होता। मरे बच्चे को गोद में दबाए रखने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। कालिदास ने कहा था, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब भी नहीं होते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, इसे ध्यान रखिएगा। खास करके यहाँ पर कि मरे बच्चे को गोद में दबाए रखने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है। अपने को सबके मंगल के लिए निःशेष भाव से दे देने में ही मनुष्यता है। और ये जो अंतिम ये कथन है इस निबंध का, इसे भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी निबंध में एक चीज़ और कहा गया था, जहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि गौतम ने ठीक ही कहा था, ऐसे ही आप देखेंगे कि कहा गया है प्रेम ही बड़ी चीज़ है। प्रेम ही बड़ी चीज़ है क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्च श्रृंखला पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। और गौर से सुन लीजिएगा, प्रेम ही बड़ी चीज़ है क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्च श्रृंखला पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। तो ये कथन है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताइए,
ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें क्या महात्मा गांधी का जिक्र कहीं पर है? कितने लोग बताएंगे? जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वो ज़रूर बताएं कि क्या महात्मा गांधी का जिक्र है, और अगर है तो कितनी बार है। देखते हैं कि कितने लोग कमेंट करके बताते हैं। जो मैंने अभी कथन बताया है उस कथन को भी ध्यान रखिएगा। कथन याद आ गया, मैंने बोल दिया, इसीलिए प्रश्न आपसे पूछा है कि प्रेम ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि वह हमारे भीतर है, उच्च श्रृंखला पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा। बूढ़े ने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि बूढ़े ने ठीक ही कहा था कि प्रेम ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो हमारे भीतर है, उच्च श्रृंखला पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। तो जो बूढ़े ने कहा था वो बूढ़ा कौन है? वह बूढ़ा है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, एक बार केवल जिक्र हुआ है महात्मा गांधी के। इस बात को कहा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कि महात्मा गांधी को कहते हैं कि बूढ़े ने कहा था। ध्यान रखना, कथन दे दिया जाएगा बूढ़े ने कहा था, इसके बाद पूछ लिया जाएगा कि बूढ़े शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, और बाद में वो ये भी कहते हैं लेकिन उसे अंतोगत गोली मार दी जाती है। तो ध्यान रखना, ये कथन महात्मा गांधी ने जो कहा है उस पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यहाँ पर अपने निबंध में इसका प्रयोग किया है। अब उसके बाद में अगले निबंध पर आते हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, प्रकाशन 1974 है। यह जो निबंध है विद्यानिवास मिश्र का, आप देखेंगे कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निबंध संग्रह भी है, निबंध संग्रह भी है इसी नाम से, जिसमें कि कुल 17 निबंध संकलित हैं। अब वो 17 कौन कौन से हैं वो भी जानना आपके लिए जरूरी है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह का पहला निबंध कौन सा है? पहला निबंध है मुकुट मेखला और नुपुर। मुकुट मेखला और नुपुर, मुकुट मेखला और नुपुर पहला निबंध है। दूसरा है फिर विंध्य की धरती का वरदान, अमरकंटक की सालती स्मृति, राष्ट्रपति की छाया, बेतवा के तीर पर, हुई है शिला सब चंद्रमुखी, रेवा से रीवा, कलचुरियों की राजधानी गुर्गी, रूपहला धुआं, मेघदूत का संदेश, स्वाधीनता युग के कटघरे में हिंदी। ध्यान रखिएगा, इसे जरूर अगर कॉपी पेन है तो लिख लीजिए, स्वाधीनता युग के कटघरे में हिंदी। सीधे पूछ लिया जाएगा कि ये निबंध किसका है, तो विद्यानिवास मिश्र का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह में संकलित 11वां निबंध है, स्वाधीनता युग के कटघरे में हिंदी। सावनी स्वाधीनता एक निर्वासित श्यामा, अयोध्या उदास लगती है, ये भी लिख लीजिएगा, अयोध्या उदास लगती है विद्यानिवास मिश्र का निबंध है, जो कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है संग्रह में संकलित है। खामोशी की झील, राधा माधव हो गई, बालू के ढू, और अंतिम निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह का अंतिम निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें राम के वनवास के बहाने, बच्चों का परदेश जाना और कौशल्या के बहाने माता का दुख प्रस्तुत किया गया है। इसमें राजा का मुकुट भारी होना और दर्द से कराहना आदि पौराणिक प्रसंगों के माध्यम से यथार्थ जीवन को समझाने का प्रयत्न किया गया है। इस निबंध में बताया गया कि वर्षा होने पर माताएं बच्चों को याद करके माता कौशल्या की तरह गीत गाती हैं कि मेरे राम के भीजे पटुकवा लक्ष्मण मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सेनुरवा, ताराम घर लौटे। तो यहाँ पर जो घर में दादी हैं, नानी हैं, माताएं हैं, वो सब जब बच्चे परदेश जाते हैं, बच्चे बाहर रहते हैं, बच्चों की याद आती है, तो माता कौशल्या की तरह ही ये माताएं दादी नानी ये लोग गाती हैं कि मेरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सेनुरवा, ताराम घर लौटे हैं। लेखक का एक पुत्र है जो किशोरावस्था में है,
एक रात वह लेखक के घर आए एक मेहमान लड़की के साथ संगीत के कार्यक्रम में जाता है। वहाँ से लौटने में देर हो जाने पर लेखक विचारों की दुनिया में खो जाता है। लेखक भारतीय समाज में फैले पीढ़ियों के अंतर पर विचार करता है। एक ओर जहाँ पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी की क्षमताओं पर विश्वास नहीं करती, वहीं दूसरी ओर नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को रूढ़िवादी समझती है। यहाँ पर इस कथन से एक बात याद आ गई। मुझे तो लगता है कि आप जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, सभी लोगों ने मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध पढ़ा होगा, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में है। मुश्किल से 1 सप्ताह परीक्षा बची हुई है, तो आप अगर पूरी मेहनत लगन निष्ठा के साथ तैयारी किए हैं तो जरूर इस निबंध को पढ़े होंगे। इस कथन से मुझे याद आता है एक प्रश्न, और आपको जरूर बताना है कि लेखक का एक पुत्र है जो किशोरावस्था में है। वह एक रात वो लेखक के घर आए मेहमान लड़की के साथ संगीत कार्यक्रम में जो संगीत कार्यक्रम में जाते हैं, यह लोग कितने घंटे बाद वापस आते हैं, यह प्रश्न है। लेखक का पुत्र और घर पर आई मेहमान लड़की के साथ जो संगीत कार्यक्रम में जाते हैं, यह लोग कितने घंटे बाद संगीत कार्यक्रम देखकर वापस आते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। अब देखते हैं कि कितने लोग वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं और कितने लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। इस प्रश्न से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न नहीं पूछा था तो आपको लगता है कि बस चलो देख लेते हैं, कुछ कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कमेंट जरूर करिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करिए आप लोग। इस निबंध में बताया गया कि जो मेहमान लड़की है जिसका नाम कृष्णा है, दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाती है और लड़का संकट बोध की कविता लिखता है। इस निबंध में लड़की की तुलना धोबी की मुठरी से किया गया है। संगीत कार्यक्रम में गए लड़के और लड़की 7 घंटे बाद वापस आते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने प्रश्न पूछा था, अब जिन लोगों ने कमेंट कर दिया होगा बहुत अच्छी बात है, बताने से पहले उनको पता हो गया या नहीं। 7 घंटे इस तरीके से कि रात्रि के 9 बजे जाते हैं और सुबह के 4 बजे वापस आते हैं, तो पूरे कार्यक्रम को देखकर वो 7 घंटे में वापस आते हैं। अपने लड़के घर लौट आए, बारिश से नहीं संगीत से भीगकर। मेरी दादी नानी के गीतों के राम लखन और सीता अभी भी वन में भीग रहे हैं। तो विद्यानिवास मिश्र के जो भी और निबंध हैं उन्हें भी आप ध्यान रखें, जैसे हल्दी दूब है, कदम की फूली डाल है, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुँचाई, वसंत आ गई पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, परंपरा बंधन नहीं, कटीले तारों के आर पार, कौन तू फुलवा बीननहारी, निज मुख मुखुर, ब्रह्मानंद के पथ, तमाल के झरोखे से, अस्मिता के लिए, संचारणी, अंगद की नियत, लागो रंगहरी, गांव का मन। तो ये सारे निबंध जो विद्यानिवास मिश्र के हैं उसे आप लोग जरूर ध्यान रखिए। अगर एक प्रश्न और आपसे पूछा जाए कि विद्यानिवास मिश्र का कौन सा ऐसा निबंध है या कौन सा ऐसा निबंध संग्रह है जिसकी भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। विद्यानिवास मिश्र के कौन से निबंध संग्रह की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है? नहीं पता है तो ध्यान दीजिए, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी जो विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है उसकी भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। ऐसे सीरीज की याद आई निबंध में कहा गया है कि पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी भी सीरीज के फूल थे, बड़े कठिन तप में विकसित हुए, पर स्वभाव में ऐसी मृदुलता पाई कि उसने वचन या कर्म का एक तेज उनसे सहा नहीं जा सकता था। सीरीज की तरह वह अवधूत स्वभाव के लेखक थे। तो ये सीरीज की याद आई निबंध में कहा गया है। लेकिन तुम चंदन हम पानी की भूमिका
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अगले निबंध पर आते हैं। चूंकि संक्षिप्त विवरण चल रहा है, ध्यान दीजिए, इसलिए बहुत ज़्यादा विस्तृत बता पाना यहाँ पर संभव नहीं है। मजदूरी और प्रेम निबंध, जो कि अध्यापक पूर्ण सिंह का है। इस निबंध में 8 शीर्षक हैं। इस निबंध में 8 शीर्षक, जिसके तहत मनुष्य की समस्त जीवन शैली, खासकर ग्रामीण और किसानों का वर्णन किया गया है। संपूर्ण असल मनुष्यता को उजागर करने वाला यह निबंध आत्मव्यंजक निबंध की श्रेणी में आता है। आप देखेंगे इसमें श्रम के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। मजदूरी में फकीरी का भाव भी इसमें निहित है। इसके जो 8 शीर्षक हैं वह इस प्रकार हैं: हल चलाने वाले का जीवन, गड़रिये का जीवन, मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। इसके अलावा यहाँ पर एक प्रश्न आपके मन में जरूर उठता होगा कि मजदूरी और प्रेम निबंध किसमें संकलित है, कहाँ मिलेगा पढ़ने को। तो मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ। निबंध रत्नावली भाग 1 किसमें संकलित है? तो निबंध रत्नावली भाग 1 श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास की जो निबंध रत्नावली है भाग 1, उसमें 3 निबंधकारों के निबंध संकलित हैं। कुल 15 निबंध संकलित हैं। 3 निबंधकार ये हैं कि माधव प्रसाद मिश्र हैं, सरदार पूर्ण सिंह हैं, चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। माधव प्रसाद मिश्र के 5 निबंध संकलित हैं: श्री पंचमी, रामलीला, सब मिट्टी हो गया, अयोध्या, धृत और क्षमा। सरदार पूर्ण सिंह के 5 निबंध इसी निबंध रत्नावली में संकलित हैं: कन्यादान, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता। ये 5 निबंध सरदार पूर्ण सिंह के निबंध रत्नावली जो श्याम सुंदर दास का है उसमें संकलित है। ऐसे चंद्र शर्मा गुलेरी के 5 निबंध भी इसी निबंध रत्नावली में है: कछुआ धर्म, मारे सामूहिक उठाओ, संगीत, देवकुल और पुरानी हिंदी। वैसे जो सच्ची वीरता है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सच्ची वीरता निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, कितने लोगों को पता है? कन्यादान, जिसे नयनों की गंगा भी कहा जाता है, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? अगर नहीं पता है तो गौर से ध्यान दें। सरदार पूर्ण सिंह का 2 निबंध, सच्ची वीरता और कन्यादान जिसे कि नयनों की गंगा कहा जाता है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कविता क्या है। ये 3 निबंध 1909 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। सरदार पूर्ण सिंह का 2 निबंध, सच्ची वीरता और कन्यादान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है, ये 3 निबंध 1909 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। अगर बाई द वे ये पूछा जाए आपसे कि अध्यापक पूर्ण सिंह का अपूर्ण निबंध कौन सा है, बाकी तो आपने आचरण की सभ्यता नाम सुना, मजदूरी और प्रेम नाम सुना, पवित्रता नाम सुना, सच्ची वीरता नाम सुना, कन्यादान नाम सुना, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन भी आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए पवित्रता। जो अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध है पवित्रता, वह अपूर्ण उपन्यास है। अध्यापक पूर्ण सिंह का अपूर्ण उपन्यास है पवित्रता। तो अपूर्ण जो निबंध होगा वो अपूर्ण निबंध होगा पवित्रता, इसे ध्यान रखिएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो 8 अध्याय हैं, इन 8 अध्यायों में थोड़ा अंश देखते हैं। जैसे जो पहला अंश है
या जो पहला भाग है, यहाँ आप देखें पहला भाग है हल चलाने वाले का जीवन, दूसरा है गड़रिये का जीवन। तो यहाँ पर पॉइंट वाइज हम लोग बात करते हैं निबंध के अंश में। मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ तब मुझे बाग के माली का रुधिर याद आ जाता है। जब कभी मैं इन बेमुकुट गोपालों, किसको बेमुकुट गोपाल कहा है? किसान को। जब कभी मैं इन बेमुकुट गोपालों को देखता हूँ या दर्शन करता हूँ तो मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है। ये यानी किसान, ये प्रकृति के जवान साधु हैं। नैनों की भाषा में यह प्रार्थना करते हैं। यानी किसानों के लिए क्या कहा गया है? तो किसानों को उन्होंने बेमुकुट गोपाल कहा है, किसानों को उन्होंने प्रकृति का जवान साधु कहा है, किसानों के लिए कहा कि नैनों की भाषा में वो प्रार्थना करते हैं। और फिर उसके बाद आगे देखते हैं, जो दूसरा इसका उपशीर्षक है गड़रिये का जीवन, उसमें कहा गया कि वो निरोगता और पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है। मकान इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है, ये लोग बेनाम और बेपता हैं। और इसमें 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ इन्होंने दिया कि किसी के घर कर मैं ना घर कर बैठना इस दारे फ़ानी में। और दूसरा है, हुए थे आँखों के कल इशारे इधर हमारे उधर तुम्हारे, जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको। तो ये गड़रिये का जीवन जो शीर्षक है उसमें ये पंक्तियाँ आपको मिलेंगी। मजदूर की मजदूरी, मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम भावना से चुकता होता है, अन्न धन देने से नहीं, वह तो दोनों ही ईश्वर के हैं। गाढ़े की एक कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है। इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है। यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है कि जो बूढ़ी महिला है, अनाथ विधवा है, वो कमीज सिल रही होती है और जब थक जाती है तो किसको सुमिरती है, किसको याद करती है, क्या कहती है? किसको सुमिरती है? क्या कहती है? हे भोलेनाथ? नहीं, हे भोलेनाथ नहीं कहती है। तो क्या कहती है? हे कृष्ण कहती है। क्या कृष्ण को याद करती है? नहीं, कृष्ण को भी नहीं याद करती है। फिर किसको? बरम बाबा को याद करती है क्या? या बरम बाबा? नहीं, किसको याद करती है? राम को याद करती है। थक जाती है सिलते सिलते, फिर कहती है हे राम, बैठ जाती है, फिर उसके बाद में सिलना प्रारंभ कर देती है। तो किसे याद करती है, किसे सुमिरती है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बाय द वे हो सकता है कि परीक्षा में पूछ लिया जाए। मजदूर की मजदूरी में ही आप देखेंगे कहा गया कि शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती, ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मूक प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है। वैसे मजदूरी के बारे में अगर हम देखें तो मजदूरी के बारे में यहाँ पर और एक ध्यान दीजिए आप कि मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। और इसमें आप देखेंगे कि इनके द्वारा बताया गया है, कई उदाहरण दिए गए हैं। जैसे अगर हम पॉइंट वाइज बात करें तो मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। इसमें इनके द्वारा कहा गया है, सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा, कि जोन ऑफ आर्क की फ़कीरी और भेड़ें चराना, टॉलस्टॉय का त्याग और जूते गांठना, उमर खयाम का प्रसन्नतापूर्वक तंबू सीते फिरना, खलीफा उमर का अपने रंगमहल में चटाई आदि बुनना, ब्रह्मज्ञानी कबीर और रैदास का शूद्र होना, गुरु नानक और भगवान कृष्ण का मूक पशुओं को लाठी लेकर हाँकना। ये क्या है? ये सब सच्ची फ़कीरी का अनमोल भूषण है। सच्ची फ़कीरी का अनमोल भूषण है। यानी सच्ची फ़कीरी के अनमोल भूषण में कितने लोगों का नाम गिनाया गया है? उदाहरण स्वरूप अगर कितने लोगों की बात करें तो 8 लोगों का नाम गिनाया गया है। जोन ऑफ आर्क, टॉलस्टॉय, उमर खयाम, खलीफा उमर, कबीर, रैदास, गुरु नानक, भगवान कृष्ण। ठीक है,
ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। प्रेम मजदूरी में कहा गया है कि मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उतनी प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है, उनकी प्रेम में पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है, मेरा यही योग है। मजदूरी और कला के बारे में उन्होंने कहा कि आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। मजदूरी और फकीरी में उन्होंने कहा कि बिस्तर से उठकर जरा बाग की सैर करो, फूल की सुगंध लो, ठंडी वायु में भ्रमण करो, वृक्षों के कोमल पल्लवों का नृत्य देखो, तो पता लगे कि प्रभात समय जागना बुद्धि और अंतःकरण को तरोताजा करना है और बिस्तर पर पड़े रहना उन्हें बासी करना है। उसके बाद 2 और उपशीर्षक है, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। इसे भी देख लीजिएगा, इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण जो मिल जाएंगे वो आप लोग कर लीजिएगा। संक्षिप्त विवरण में तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है। हमारे देश में जो गरीबी है, जो दरिद्रता है, उसके बारे में भी कहा गया है इसी निबंध में कि मज़दूरों के बारे में, खासकर मज़दूरों के बारे में उन्होंने कहा। सरदार पूर्ण सिंह ने क्या कहा है मज़दूरों के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो गरीबी है, जो दरिद्रता है, उसका कारण ये है कि हमारे ही देश नहीं और भी अन्य देशों में, जहाँ भी जिस देश के कारीगर शूद्र माने जाएंगे, गौर से सुनिएगा, जिस देश के कारीगर शूद्र माने जाएंगे, तिरस्कृत होंगे, वहाँ न शिल्प कला का विकास संपन्न होगा और न मूर्ति कला का, न चित्रकला का। यानी जिस देश के कारीगर निम्न समझे जाएंगे, शूद्र माने जाएंगे, मतलब निम्न समझे जाएंगे, उनको आदर भाव नहीं मिलेगा, तिरस्कृत होंगे, वहाँ न शिल्प कला का विकास संभव है और न मूर्ति कला का, न चित्रकला का। बिना शूद्र पूजा के मूर्ति पूजा, कृष्ण और शालिग्राम की पूजा होना असंभव है, ये कहा गया है सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा। अब इसके बाद अगले संक्षिप्त निबंध में, संक्षिप्त विवरण में आते हैं। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास आप देखेंगे कुबेरनाथ राय का ये निबंध है, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। ये 2 निबंध संग्रह में संकलित है। सबसे पहले तो विषाद योग में संकलित है 1974 में। बाद में इससे पहले के कुछ निबंधों को मराल में भी संकलित कर लिया गया, जो कि 1993 में प्रकाशित हुआ। वैसे परीक्षा में दोनों एक साथ नहीं आते हैं, कोई एक विकल्प मिलेगा, विकल्प में या विषाद योग होगा या मराल होगा। वैसे ज़्यादातर जो उम्मीद होती है वो विषाद योग की होती है, क्योंकि सबसे पहले इसी में संकलित है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। इसमें 40 वर्ष की अवस्था को उत्तरा फाल्गुनी कहा गया है। इसे जीवन का अंतिम पड़ाव माना गया है। यह वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र भी है, वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र भी है। जीवन का 30उत्तर दशक घनघोर कुरुक्षेत्र है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर लिए गए हैं। जीवन का 30उत्तर जो दशक है वो घनघोर कुरुक्षेत्र है। 30 से 40 वर्ष की अवस्था को में मनुष्य अपने किए गए कर्मों का फल भोगता है। 40 से 50 की अवस्था, 40 से 45 की जो अवस्था होती है वो उत्तरा फाल्गुनी होती है। कई उदाहरण के द्वारा जीवन के 30वें वर्ष यानी घनघोर कुरुक्षेत्र के प्रारंभ का संकेत दिया गया है। जैसे किसका किसका दिया गया है उदाहरण, ये भी ध्यान रखना है आपको। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर अमृत के लिए महाभिनिष्क्रमण किया। यीशु क्राइस्ट ने 30 वर्ष की अवस्था में अपना प्रथम संदेश सरमन ऑन द माउंट दिया था और 33वें वर्ष उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया गया। वाल्मीकि के अनुसार रामचंद्र को भी 30 के आसपास वनवास हुआ था। उस समय सीता की आयु 18 वर्ष की थी और वनवास के 13वें वर्ष अर्थात 30वां पार करते करते सीता हरण की घटना हुई। तो ये जो 30वां है उसके बाद से
जो घनघोर कुरुक्षेत्र जीवन में प्रारंभ हो जाता है, उसका संकेत 30वें में आपको देखने को मिल जाता है। गंगा किनारे की उक्ति भी इसमें दी गई, साठा तब पाठा। एक और बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं इस समय 1972 ईस्वी अपना 38वां पावस झेल रहा हूँ। यानी जिस समय उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध लिखा गया है 1972 में, उस समय उनकी आयु क्या थी, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। निबंध जब पढ़ेंगे तभी ये सारी चीज़ें निकल कर आएंगी। लेखक अपने वर्तमान जीवन में मघा नक्षत्र के समान जीवन चल रहा है, यानी अभी 38वां चल रहा है। उत्तरा फाल्गुनी अभी नहीं प्रारंभ हुआ है। उत्तरा फाल्गुनी 40 से 45 होगा, लेकिन उससे पहले, उत्तरा फाल्गुनी से पहले जो 38वें में चल रहे हैं, तो बता रहे हैं हमारे जीवन में अभी मघा नक्षत्र चल रहा है और उत्तरा फाल्गुनी आगे आएगा। इसमें मघा में वो कहते हैं कि मैं क्रोध, लोभ और काम को क्रमशः विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। अपना मस्तक काटकर स्वयं उसी का रक्त पीना तंत्राचार, वीराचार हो सकता है, परंतु यह न तो क्रांति है न समर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान रखिएगा कि किस निबंध का कथन है, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। मैं धार के साथ न बहकर अकेले अकेले अपने अंदर के अमृता कला का आविष्कार करने की कृत संकल्प हूँ। बिना रोध के, बिना तट के जो धार है वह कालमुखी वन्या है, रोधवती और तटनी नहीं। तो यहाँ पर आपने इस निबंध के बारे में देखा। कुल 11 निबंध आपके पाठ्यक्रम में है। 10वां निबंध है उठ जाग मुसाफिर, जो कि विवेकी राय का है। यह भी उठ जाग मुसाफिर संग्रह में संकलित है। अब उठ जाग मुसाफिर जो निबंध संग्रह है, उसमें कुल 10 निबंध संकलित हैं। आपसे पूछ लिया गया कि ततः किम किसका निबंध है। आप कहेंगे मेरे पाठ्यक्रम में तो है ही नहीं, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं है। मैं यही लिए अभी पहले, इससे पहले भी मैंने समझा दिया है कि जो भी निबंध जिस निबंध संग्रह में संकलित है, उसमें और कौन कौन से निबंध हैं, या जो कहानी जिस कहानी संग्रह में संकलित है उसमें और कौन कौन सी कहानी है, या कविता जिस काव्य संग्रह में संकलित है उसमें और कौन कौन सी कविताएं हैं। और अक्सर वहीं से परीक्षा में प्रश्न उठाए जाते हैं, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर उठ जाग मुसाफिर निबंध संग्रह में 10 निबंध हैं। पहला है मेरी दिनचर्या कुछ आयाम। ऐसा भी कभी पूछ लिया जाता है कि पहला कौन सा है, अंतिम कौन सा है, या क्रम से कौन से हैं। पिछली बार आपने देखा भी होगा, परिंदे कहानी संग्रह का पूछ लिया था। तो इस तरीके से इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। तो पहला है मेरी दिनचर्या कुछ आयाम, नमो वछेब, उठ जाग मुसाफिर, केना, ग्रीष्म बहार, तत्किम, तीन डंडिया चोट से उभरा समय और सवाल, चिंता भारत के उजड़ते गांवों की, गांव पर बनाम गांव में, सवाल जीवन का। तो उठ जाग मुसाफिर संग्रह का तीसरा निबंध है। कुल 10 निबंध हैं। विवेकी राय अपने इस निबंध में सोनवानी गांव का जिक्र किया है। इन्होंने इस लेख के माध्यम से वह निम्न बातों को उठाते हैं। किस गांव का जिक्र किया है यह भी आपको ध्यान रखना है। किस गांव का जिक्र है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है, यह भी महत्वपूर्ण है। गांव के लिए एक अहिंसक अर्थव्यवस्था की कल्पना की थी। भोजपुरी किसान के लिए हर हर महादेव का नारा नहीं, हरियर हरियर महादेव की कामना अधिक महत्व रखती है। भारत के लाखों गांवों की तरह मेरा गांव भी बिजली और सड़क से वंचित है। शहर जहां आगे बढ़ रहा है, वहीं गांव आधुनिक जीवन की विसंगतियों और पुराने तौर तरीकों को लेकर चल रहा है। गांव में देवताओं की भरमार है, जैसे नदी देवता, पर्वत देवता, अन्न देवता, फसल देवता आदि, इनकी चर्चा की गई है। यह निबंध किस्सागोई शैली में है, जो मास्टर साहब से मिलने जाने की घटना से शुरू होता है और रास्ते में कल्पना के रूप में निबंध आगे बढ़ता है। हाँ, आपने तो जरूर सुना होगा, मास्टर साहब
से मिलने जाने की घटना से प्रारंभ होते हैं। मास्टर साहब हैं कौन? मास्टर साहब का मूल नाम क्या है? कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है? उठ जाग मुसाफिर में मास्टर साहब का नाम क्या था? ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाए फिर क्या करेंगे? चलिए छोड़ दें आप लोगों के लिए, बताएंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पता था या नहीं। लिख लीजिए, नहीं पता है तो लिख लीजिए, जगदीश बाबू। जगदीश बाबू, मास्टर साहब का नाम जगदीश बाबू है। भाई हमारे यहाँ इधर उधर की बातें नहीं की जाती हैं। जो भी आपके पाठ्यक्रम में और जहाँ से प्रश्न पूछे जाने हैं, जो संभव है, संभावना है जिसकी, वो चीज़ें बताई जाती हैं, उस पर गौर करें आप। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, जैसी संक्षिप्त विवरण में जितनी चीज़ें उपलब्ध करा दी गई, ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है ज़रूर बताइए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, अपने फेसबुक चैनल पे, अपने व्हाट्सएप पे, हर जगह आप शेयर करें, ताकि और भी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं उन्हें भी कुछ मदद मिल सके, वो भी कुछ सीख सकें। बूढ़ों के साथ लोग कहाँ तक वफा करें, लेकिन ना आती मौत तो बूढ़े भी क्या करें। उठ जाग मुसाफिर की ये पंक्ति है। माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे, राम बिना दुख कौन हरे, ये पंक्ति पूछी जा सकती है। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे, जीने वाले हम स्वयं बंधे थे और सत्य ही सारा बंधन तोड़ चले। अरे हम भारतवासी कितने सौभाग्यशाली हैं और हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है कि आदर, प्यार और दुलार सहित जीवनदात्री हमारी माताओं की विस्तृत सूची है। भौतिक जीवन की माताएं कुमाता भी हो जाती हैं, परंतु भावात्मक संबंधों वाली माताओं का स्नेह कोष सुपुत्रों के लिए कभी रिक्त नहीं होता। स्वयं दुखी ना होना और दूसरों को दुखी करना ही बड़ी बात है। ऐसी विजेता की स्थिति अंत के दिनों में उसी भाग्यवान को प्राप्त होती है जो जीवन में कभी हार नहीं मानता और सर्वजन हिताय उद्देश्य निष्ठ आदर्श जीवन बिताता है या जीता है। तो ये आपने देखा उठ जाग मुसाफिर में जो महत्वपूर्ण है उनकी बात हम लोगों ने की। अब उसके बाद संस्कृति और सौंदर्य निबंध, जिसका प्रकाशन 1982 ईस्वी में हुआ, नामवर सिंह का है। मुख्यतः इस संस्कृति और सौंदर्य निबंध में आप देखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो सौंदर्यात्मक दृष्टि है, उस सौंदर्यात्मक दृष्टि के मूल्यांकन में लिखा गया है। जहाँ जहाँ उससे सहमत नहीं है नामवर सिंह, वहाँ पर अपनी असहमति व्यक्त की है। इस निबंध का प्रारंभ ही हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध अशोक के फूल से प्रारंभ होता है। नामवर सिंह ने अशोक के फूल निबंध के बारे में कहा है, और सच कहा जाए तो आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए ही अशोक का फूल लिखा गया, प्रकृति वर्णन के लिए नहीं। यह निबंध द्विवेदी जी के शुद्ध पुण्य प्रेम का प्रमाण नहीं, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि का अनूठा दस्तावेज है। अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। अब तो भारत की सामाजिक संस्कृति की दिन रात माला जपने वाले बहुतेरे हो गए हैं। दिनकर जी ने तो संस्कृति के 4 अध्याय नाम से एक विशाल ग्रंथ ही लिख डाला। अज्ञे जहाँ संस्कृति की केवल संग्रहता की हिमायत करते हैं, वहाँ द्विवेदी जी त्याग का जिक्र करना नहीं भूलते हैं। ये संस्कृति और सौंदर्य निबंध में जो महत्वपूर्ण कथन है, उन कथनों को यहाँ पर दिया जा रहा है और इससे कथन ही पूछे जा सकते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। संस्कार की प्रक्रिया अंततः संस्कृति के क्षेत्र में उस शुद्धिकरण की ओर ले जाती है जिसकी परिणति वर्जनाशीलता में होती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, मैंने प्रारंभ में भी आपको बताया था, यूपीएचईसी हायर का नया बैच चल रहा है, जिसके लिए एडमिशन हमारे यहाँ प्रारंभ है। आज शुल्क में विशेष छूट है। यदि आप जुड़ना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कल से उपन्यास की इकाई से नया बैच यूपीएचईसी हायर के लिए प्रारंभ हो गया है। आप उपन्यास पढ़ेंगे, फिर नाटक पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे, निबंध पढ़ेंगे, अन्य विधा पढ़ेंगे। अन्य विधा के बाद फिर हम लोग आ जाएंगे हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र, आलोचना, कविता। यानी जब हम उपन्यास पर पहुंचेंगे, आपका पाठ्यक्रम वहीं पर पूरा हो जाएगा। तो इससे पहले क्या हो गया उससे आपको मतलब नहीं। आप जहाँ से जुड़ेंगे, उपन्यास की इकाई से जुड़ेंगे, यहीं पर हम पहुँचेंगे, आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा।
एक टॉपिक दिन में आप 3 बार पढ़ेंगे, सुबह PDF मिलेगा, दोपहर में डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेक्चर मिलेगा, उसी टॉपिक पर रात में 9 बजे लाइव क्लास मिलेगी और डेली आपको 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट भी मिलेगी। तो इस तरीके से एक रणनीति के तहत तैयारी करें जिससे आप अपनी जो सफलता है उसको आप पा सकें, जो आपका अपना लक्ष्य है उस लक्ष्य को आप हासिल कर सकें। और ये तभी होगा जब आप एक रणनीति के तहत चलेंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन में आप 5 घंटे पढ़ लिया, 2 दिन फिर नहीं पढ़ते हैं, फिर तीसरे दिन पढ़ते हैं, या किसी दिन उपन्यास पढ़ रहे हैं, किसी दिन मन में आया आलोचना पढ़ रहे हैं, किसी दिन मन में आया आप निबंध पढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं होगा। एक रणनीति बनाइए, रणनीति के तहत चलिए, जिस यूनिट को उठाइए उसे पूरी तरीके से आप समाप्त कीजिए। अगर उपन्यास आपने शुरू किया तो पूरा का पूरा उपन्यास के विकास से लेकर जितने आपके पाठ्यक्रम में उपन्यास लगे हैं उन्हें पढ़ने के बाद ही दूसरी इकाई शुरू करिए और अपना शॉर्ट नोट्स भी साथ में बनाते चलें, जो परीक्षा के समय आपके लिए रामबाण साबित होगा रिवीजन में। ये PDF अगर आपको चाहिए जिस पे वीडियो बन रहा है तो भी आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं, मिल जाएगा। इस निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी के सभी सौंदर्यपरक निबंधों की चर्चा करते हुए उनके शुद्धिकरण की बात नामोल सिंह करते हैं। तो इसमें बस इतना ही, बहुत ज़्यादा नहीं था। बाकी कल हम लोग मिलेंगे। जीवनी, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, इन पर आधारित जो 14 आपके पाठ्यक्रम में UGC नेट में है उनमें से 7 पर चर्चा कल करेंगे और 7 पर परसों करेंगे। तो इस तरीके से आपका उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध और अन्य विधाएं यानी 5 यूनिट पर संक्षिप्त विवरण आपको मिल जाएगा। परसों के बाद कोशिश करेंगे कि काव्य शास्त्र पर भी एक संक्षिप्त विवरण का वीडियो आप लोगों को दें। तो यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो पब्लिश किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और जिससे कि आप उसका लाभ उठा सकें और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कुछ सहायता मिल सके। तो हम लोग फिर मिलेंगे। आपने वीडियो को देखा अंत तक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।